तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम कुछ शख्सियात के इंटरव्यू करते हैं। या तो वो शख्सियात वो होती हैं जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, या फिर ये वो शख्सियात होती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया होता है जो उनकी पहचान बन जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खातून है, लेकिन अगर आप उनसे बात करें, उनसे मिलें तो वो मर्द से किसी तौर कम नहीं है। इंतहाई दिलचस्प खातून है और सबसे बढ़कर ये कि बहुत बहादुर हैं, बहुत निडर हैं और बहुत से बड़े बड़े इश्यूज़ में जिस पर शायद हम बात करने से हिचकिचाते भी हैं, जो कि इदारों से मुताल्लिक हों, सियासत से मुताल्लिक हों, सरकार से मुताल्लिक हों या फिर अवामी मसाइल से मुताल्लिक हों, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम उनके ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट्स देखते हैं, उनके व्यूज़ देखते हैं। उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सच बोलने से हिचकिचाती नहीं है। गुल बुखारी हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट भी हैं, आउटस्पोकन भी हैं। आज उनसे जानते हैं कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं। थैंक यू सो मच गुल, पहले तो आपने हमें वक्त दिया, आपका मसरूफ स्केड्यूल था और फिर ऑन एंड ऑफ आपसे बात भी होती रही। तो पहले तो ये बताएं कि प्लेजेंट कैसा मौसम है वहां पर, आप एंजॉय करती होंगी? अब आपको पता ही है कि यूरोप में तो इस वक्त सर्दी आ चुकी है, बट हम सर्दी भी इंजॉय कर लेते हैं, उसमें भी घूम फिर लेते हैं। अच्छा, हम सर्दी इंजॉय करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे हम बड़ी गर्मा गर्मी रखते हैं। और आपसे बात करने का एक बड़ा मुझे ये भी शौक भी था और दूसरा ये कि मैं खुद चाहती थी कि हमारे यहाँ एक मीडियम है टेलीविजन और एक अलग मीडियम बन गया है सोशल मीडिया का। यानी ये बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं और अलग डायरेक्शंस में भी हैं, अलग किस्म के लोग भी यहाँ पर हैं और न्यूज को स्प्रेड करने का इनका तरीकाकार भी बड़ा डिफरेंट हो गया है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है? मीडिया कंट्रोल कर रहा है या मीडिया को खुद मसाइल का सामना है? हमारा विजन कैसे एक्सपैंड होगा एज अ नेशन? बड़ा अच्छा सवाल है सना, थैंक यू। मेरे ख्याल में जो हमारे 74 साल की जिंदगी है पाकिस्तान की एज अ कंट्री, उसमें मीडिया ने अवाम को और मीडिया को रियासत ने बड़ा कंट्रोल किया और डायरेक्शन सेट की, ऐसा ही था। लेकिन 2000 के बाद जब मुशर्रफ ने कू किया तो मुशर्रफ ने इस चीज को अपने ही इंटरेस्ट में समझा कि प्राइवेट मीडिया को फरोग दें, खुली आवाजें हों, ताकि उसकी एक दुनिया में क्रेडिबिलिटी हो, ताकि हम बरका दत्त को काउंटर कर सकें। राइट, तो वो हुआ। अच्छा, उससे फिर कुछ लोगों को चस्का भी, फिर उसके बाद आप जानती हैं मेरे से बेहतर कि किस तरह फिर ये रिट्रैक्शन हुई और सारी स्पेसेस वापस ली गई। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके ऊपर कदगने हैं, किसी को कुछ कहने नहीं दिया जाता, लोगों को निकाल दिया जाता है, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू नहीं चल सकते। लेकिन ये ऐसे टाइम पे हुआ है हमारी रियासत की बदकिस्मती के लिए कि जिस वक्त सोशल मीडिया बहुत फाल है, तो इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो है वो सोशल मीडिया पे जाकर बैठ गई हैं। इस हद तक उसका नुकसान इनको हुआ है कि इन्होंने अपने लोग भी सोशल मीडिया में मुकाबले में उतार दिए हैं। यानी इनके जो लोग टेलीविजन स्टेशंस के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने नौकरियां लूज नहीं की, वो एक टाइम पे नौकरी करते हैं और साथ में शाम को यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं इंडिपेंडेंट लोगों के मुकाबले में, क्योंकि बयानिया की जंग है। अच्छा, आपने भी जिस तरह जिक्र किया तो मेरे जहन में भी कुछ एंकर्स हमारे पॉपअप हुए हैं, जर्नलिस्ट जो टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं और फिर सोशल मीडिया पे आके बिल्कुल डिफरेंट लाइन देते हैं। तो आपके ख्याल में ये फिर मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं, अगर आसान लफ्जों में समझा जाए? अब इसको मैं मजबूरी का लफ्ज दूं या कोई और बदतमीज लफ्ज दे दूं, वो तो फिर क्या कहना चाहिए? कर सकते हैं, टेलीविजन नहीं है। नहीं 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 नहीं, बात यह है कि देखिए ना, बंदे का अगर काबा सीधा है तो वो जहां मर्जी बैठेगा वो बात एक ही करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत खुलकर बात नहीं कर सकते तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप चुप रह लीजिए, आप झूठ ना बोलें। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक बात करनी और दूसरे पे आके कुछ और करना, ये बहुत गलत चीज है। आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप ना बोलें, वो आप कर लें, आप चुप रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, राइट? लेकिन ये जो है ना कि एक जगह एक चीज बोलना, जी, ये मजबूर,
ہاں یہ مجبوری تو نہیں ہے نا جی, منافقت کب کس کی مجبوری ہوتی ہے؟ منافقت از ناٹ اے مجبوری, اٹس اے چوائس. بالکل بالکل چوائس ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں, جو میں سمجھی ہوں آپ کے اس بات سے بھی, کہ میڈیا کا ایک اپنا رول ہے, جرنلسٹوں کا ایک اپنا رول ہے. چلیے اگر چند ایک لوگ ہیں جو سچ بات کر رہے ہیں, جو سچ بول رہے ہیں, سچ لکھ رہے ہیں, وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے ہمیں؟ یہ تو جو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے, یہ تو ایز اے سوال ان سے نیشن, ایز اے پوچھنے والا نیشن کہہ رہی ہوں, ایز اے نیشن ہمیں کیوں ہے. ہضم نہیں 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 ہو پاتا سچ؟ نہیں, نیشن کی کوئی بات نہیں ہے. نیشن یہاں ہضم اور نا ہضم کی بات نہیں ہے, یا بد ہضمی نیشن کو نہیں ہوتی, یا ہضم نیشن کو نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک ریاست اب ریاست بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو بات کرنے دی جائے, کس کا بیانیہ آگے پہنچنے, مطلب کہ خیالات, سوچ, آئیڈیاز, کہ آئیڈیاز کے اوپر بات ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک زمانہ تھا بالکل اس میں تھوڑی سی کھلی فضا تھی, تو آئیڈیاز ڈسکس ہوتے تھے. اس طرح کی سائیکلز پاکستان میں آتی اور جاتی رہی ہیں. اس میں عوام سے آپ کو کبھی دھکا نہیں ملتا. یہ جو حملہ آتا ہے یہ ہمیشہ ریاست کی وجہ سے آتا ہے. اس میں ایز اے نیشن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. عام آدمی ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے, سننا چاہتا ہے, چاہے وہ ریجیکٹ کر دے, چاہے وہ آگے سے آپ کو گالی دے دے, لیکن عام آدمی سننا تو چاہتا ہے. یہ جو قدغن لگائی گئی ہے کہ یہ سننا ہی نہیں ہے, اور سننا چلے, آپ نے نہیں سننا نہ سنے. ہم نے پاکستان میں کسی کے بھی پاس یہ بات یا خیال پہنچنے ہی نہیں دینا. یہ عوام کا کام تو نہیں ہے نا جی, یہ تو ریاست کرتی ہے, رائٹ؟ بالکل. So I don't think it is a question of what the people accept and what the people don't accept. People will just listen, اور جس دن وہ دیں گے, دیکھیں لوگوں کا جو فیصلہ آتا ہے وہ کہاں آ سکتا ہے؟ لوگوں کا فیصلہ ریٹنگز میں آ سکتا ہے, لوگوں کا فیصلہ پولنگ ریزلٹس میں آ سکتا ہے, یہ جو بالکل, اور جی آ سکتا ہے, اور لوگوں کا فیصلہ الیکشن کے نتائج میں آ سکتا ہے. لیکن آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگوں تک کوئی خیال, بات, انفارمیشن پہنچے. جی, اس کو ریاست اب ریاست جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے چکر میں. اچھا اس میں ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے, میں آپ کا ویوز پہ جاننا چاہوں گی, وہ یہ کہ مجھے شاید ایز اے اسٹوڈنٹ بھی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جیسے جو بڑی کنٹریز ہیں, جیسے یو ایس ہے, چائنا ہے, وہاں پر اسٹیٹ بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, کچھ چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کی لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو جرنلزم میں بھی بڑی حد تک انہوں نے لمیٹیشنز ایز ریلیٹڈ ٹو ریاست لگائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ درست ہوتا ہے, یا پھر جرنلزم کو انڈیپینڈنٹ میڈیا میں کام کرنے دینا ہی صحیح معنوں میں اس کی اصل روح ہے؟ دیکھیے ایک تو میرے پاس امریکہ وغیرہ کی, اگر آپ کا اشارہ اگر امریکہ یا یو کے کی طرف ہے, تو کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قدغنیں لگائی ہیں. obviously قدرے کافی آزاد ہے, لیکن اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, جو لوکل پالیٹکس ہوتی ہے, چاہے وہ برطانیہ کی ہو یا امریکہ کی ہو, تو وہ اپنی حکومتوں کو ایسا چیلنج کرتے ہیں. بالکل 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 بالکل, بہت چیلنج, ہاں بالکل ایسا, حالت خراب کر دیتے ہیں. اور جہاں پہ فورن پالیسی کی بات آتی ہے, میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ایک حد تک لائن ٹو کرتے ہیں. ناٹ بیکاز, اس لیے نہیں لائن ٹو کرتے کہ ان کے اوپر ان کو کوئی جیل میں ڈال دے گا, یا ان کو کوئی اغوا کر لے گا, یا ان کی کوئی مسخ شدہ لاش پھینک دے گا. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنا. لیکن ان کے بھی کچھ کوئڈ پرو کو ہیں. لیکن باہر کیا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جنگل ہے اس سے وہ بہت فرق ہے. مطلب وہاں پہ خامیاں تو ظاہر ہیں, لیکن ہم اس خامی کی نشاندہی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم تو بہت 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 پیچھے, بہت پیچھے, رائٹ. ہمارے یہاں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے, دیکھیں یہ پتہ نہیں, آپ اس کو بے شک سینسر کر لیجئے گا اگر آپ کے یوٹیوب کو نہ سوٹ کرا, لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیو میں کوئی مجھے مارننگ شو پہ, ایون مارننگ شو جو کہ, یا عید شو جو کہ پولیٹیکل نہیں ہے, اگر کوئی بلا لے تو آئس پیار سے آتا ہے کہ جی وہ آپ کے شو میں بیٹھیں گی یا نہیں بیٹھیں گی,
यहाँ तक डिक्टेट होता है। अब ये इसको आप वेस्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक रियलिटी है। अच्छा, आपने सिर्फ एक इदारे की बात की है, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की तरफ से भी ये प्रेशर आता है कि ये गेस्ट होना चाहिए, ये गेस्ट नहीं होना चाहिए, या इसको शामिल करें या ना करें। तो ये तो बहुत ही लंबी डिबेट है ना, हर इदारा अपने तौर पर इंटरफेयर कर रहा है। गवर्नमेंट का प्रेशर, अब गवर्नमेंट जो है वो तो आपके साथियों को उठा के टॉर्चर नहीं कर सकती ना, वो फिर इश्तहार बंद करती है, पैसे बंद करती है, सफोकेट करती है फाइनेंशियली। हमारे उसका सिर्फ हमारा नहीं है, दुनिया में और बहुत सी जगह पे ये हुआ है कि जो फाइनेंशियल मॉडल, बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया था मीडिया का, वो बड़ा अनसस्टेनेबल था। आज हुकूमत जब पैसे खींच लेती है तो सारे जमीन बोस हो जाते हैं। So it's not a model which can be sustainable. तो देखें, जो रियासत के वो एलिमेंट्स हैं जो आपको ज़दोकोब कर सकते हैं, आपको गायब कर सकते हैं, आपको, वो तो अलग एक बैटल है। जहां हुकूमत है जो ये काम नहीं कर सकती, वो फिर आपको आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर मार देती है, वो आपके सारे इश्तहार, तो आप लोगों का अशर हो जाता है ना। बिल्कुल, ब्रेड एंड बटर में फंस जाते हैं वैसे लोग। तो सही बात है कि हमारे यहाँ बड़े जल्दी ये लेबल लगा दिया जाता है कि ये मुहिब्बे वतन है, ये गद्दार है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये भारतीय एजेंट है, ये अमेरिकी एजेंट है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये कौन वजह करता है? ये इदारे वजह करते हैं, सरकार वजह करती है, अवाम वजह करती है, या फिर ये कि हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है एज अ नेशन, कौम की हैसियत से भी हम इतना समझते ही नहीं है कि बात करना आसान है लेकिन बात करने के बाद उसको मनवाना मुश्किल ही नहीं। ये आखिर कौन डिफाइन करता है ये चीजें, और लोगों के जहनों में कौन डालता है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा ख्याल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखें, नजर तो ऐसा आता है कि इस वजह कौन करता है मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस्तेमाल इसका बिल्कुल रियासत के इदारे करते हैं। सना, कभी आपने इस्तेमाल किया? कभी मैंने किया? कभी भी नहीं, बिल्कुल। कभी किसी और इंटेलेक्चुअल ने, किसी सहाफी ने, किसी टीचर ने, किसी ने भी, राइट? कोई नहीं करता, कोई इसको वजह नहीं करता। लेकिन ये जाहिर है जब आप देखते हैं कि जो ट्रोल अकाउंट्स ये काम कर रहे होते हैं, वो ट्रोल अकाउंट्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो किन की तस्वीर लगा के अपने अकाउंट्स पे बैठे हैं, किन का बैनर लगा के बैठे हैं, किन की ट्वीट्स या उनकी लाइन लेकर चलते हैं। तो ये सारे रियासती इदारे हैं, और ये रियासत ने एक कंट्रोल का टूल इस्तेमाल किया हुआ है लोगों को खामोश कराने के लिए। जैसे आप कहती हैं आप खामोश हो गई, कि अगले को गद्दार बना दो, उसको कह दो तुम एंटी पाकिस्तान, भाई वो तो करते हैं, और उनका एक्चुअली हदफ ये होता है कि आप चुप कर जाए। उनका हदफ ये होता है कि आप चुप कर जाएं, और यही वजह है कि मेरे जैसे लोग चुप नहीं करते। मुझे पता है ये लोग बिल्कुल फजूल बकवास कर रहे हैं, मुझे एक आने का फर्क नहीं पड़ता कि वो अपर ओवर द बेल्ट जाएं या अंडर द बेल्ट जाएं, मैं उनको रखती हूँ जूती की नोक पे। ये मोटिवेशन, यही मेरा क्वेश्चन है ना, ये मोटिवेशन आपको कैसे मिलती है? ये हम सब कैसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? देखिए, तनकीद करना सबका हक है, बहैसियत कौम हम में बोलने की आजादी है। नहीं, जो ये करते हैं, जो ये लोग करते हैं वो तनकीद नहीं है, जो ये लोग करते हैं वो तनकीद नहीं है। नहीं, जो हम लोग देखें, बदतमीजी है, इल्जाम तराशी है, ब्लास्फेमी की, यानी आपके ऊपर एक टारगेट लगा देना कि इसको जाके कत्ल कर दो, या इसलिए कि ये गद्दार है, या इसलिए कि ये गुस्ताख रसूल है, या डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट किस्म के ये लोग टारगेट्स हैं। दैट्स नॉट तनकीद, वो तनकीद तो नहीं है ना जी। ये इस रिस्पॉन्स में करते हैं कि जब हम तनकीद करते हैं तो ये उसकी रिस्पॉन्स में करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मोटिवेशन कहाँ से आती है, जो आपका सवाल था। बात ये है कि जब 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 आपको एहसास होता है ना कि ये गाली गलोच, डरावा धमकावा, इस सारे का मकसद ये है कि मैं चुप कर जाऊं, तो बस फिर तो चुप नहीं करना, फिर चुप नहीं करना। बिल्कुल सही।
नहीं सही। अच्छा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद आप इतनी स्ट्रांग इसलिए हैं, ज़हनी तौर पर भी, मोरली भी, और यानी साइकोलॉजिकली भी आप बड़ा अच्छा हैंडल करती हैं बास पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि आप एक फैमिली, आपका जो बैकग्राउंड है वो जर्नैली है, यानी आपकी परवरिश ही इस तरह की गई है कि आप मेंटली बड़ी स्ट्रांग हो, तो अब हर खातून को तो ये एज नहीं हो सकता। ये एक क्वालिटी है इसके पीछे, या आप वैसे ही स्ट्रांग वुमेन है? मैंने ऑन लाइट मैं समझती, इट्स अ वेरी वेरी लवली क्वेश्चन। मैं समझती हूँ कि जो असल जर्नैली लोग होते हैं, वो जो 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 जिनको हम जर्नैल कहते हैं, जो बदमाश हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो लाकानूनियत करते हैं, जो धौंस धप्पड़ करते हैं, वो असल में बुज़दिल लोग होते हैं। ठीक है, मुझे कोई एडवांटेज नहीं है जर्नैली का, बिल्कुल भी नहीं है। देखें, कहते हैं ना, अ कावर्ड इज ऑलवेज अ बुली। अब आप कह रही हैं कि मैं क्यों पीछे नहीं हटती, या मैं क्यों नहीं डरती, या पता नहीं, देखें इसमें फैमिली का एक और एलिमेंट है। जो आपने कहा कि शायद जर्नैली फैमिली, नहीं, ये वजह नहीं है। जो फैमिली का एलिमेंट है वो ये है कि जो भी आपकी फैमिली है, वो कुल्हाड़ा है या कुम्हार है या सुनार है या कुछ भी है, फैमिली हैज टू बी वेरी सपोर्टिव, आपके साथ खड़ी, बिल्कुल। प्रोफेशन डजंट मैटर। हाँ, बिल्कुल। ये बात होती है कि फैमिली जो है ना आपको जानती है। अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे गालियां दे रहा है या आपके खिलाफ वो कर रहा है, तो फैमिली जो है ना, उसमें इतना होना चाहिए समझ बूझ कि ये क्यों हो रहा है। उसकी वजह से उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनकी कोई बेइज्जती, मतलब दे शुड नॉट टेक इट लाइक अ, जिसे कहते हैं ना कि हमारा ऑनर खराब हो गया। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग होने, वो पढ़े आपके लिखे साथ लोग खड़ी होने हो चाहिए, फैमिली हर मुश्किल और वक्त उनको में। and they have to be believing in what you believe in. They understand you completely, right? तो उसमें अगर कोई कहेगा, देखें मेरे खिलाफ आपने जितना, पता नहीं कितना आपने देखा होगा प्रोपेगेंडा, बेहुदा तरीन, कि जब मैं अगवा हुई तो सोचे मेरा भी बेटा है, मेरा भी खाविंद है, मेरे भी भाई हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया वो ये किया कि ये तो रात को चली गई थी किसी के साथ, पता नहीं क्या करने, ये बातें होती ना। अब यही बेटे, यही भाई, यही खाविंद, ये इनका इतना जबरदस्त नफ्स है, इनको चीची उंगली के ऊपर कोई तकलीफ नहीं हुई। इन्होंने नहीं मुझे कहा कि ये बातें हो रही हैं। फैमिली का ये रोल होता है। When the family is educated, you are educated, they have confidence in you, you have confidence in them. ये वो रोल होता है। ये वो नहीं होता कि आप बर्तन धोने वाले की बेटी हैं, या आप बड़े बड़े जर्नैल देखें, कमीने तरीन बेटियों को नहीं करते सपोर्ट, ना उनके घरों में कुछ हो। So it is not the profession, it is the पढ़ा लिखापन, it is the confidence. Yeah, it's a mindset. mindset है। अच्छा, जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी वो ये कि एक परसेप्शन है आपके बारे में कि आप और हाँ, एक परसेप्शन से पहले अगर आप समझती हैं कि मैं इतनी कोई प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि मैं जर्नैल की बेटी हूँ, तो फिर आप अपने ही सवाल का जवाब दें। मुझे यही लोग उठा के ले गए। बिल्कुल, ये तो हम आवाम पे छोड़ते हैं ना, ये पॉइंट मैंने इसीलिए आपसे पूछा है कि लोग बेहतर राय कायम कर सकते हैं। एक चीज है वो ये कि आपके बहुत से ट्वीट्स में भी और आपके डिस्कशंस में भी एक चीज बड़ा विजिबल नजर आती है, वो ये कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बहुत नाराज हैं। वैसे तो बहुत से लोग नाराज होते हैं, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल होता है। आप बड़ी आउटस्पोकन होके कह देती हैं, आखिर क्या वजूहात है, और उन वजूहात के ऊपर बाकी लोग लब कुशाई क्यों नहीं करते? Sana, honestly, I really don't know. It's just my personality. I'm a very straightforward person. मैं लपेट के कभी बात करती वैसे ही नहीं हूँ। और क्या नाराजगी क्या होनी है? मेरी कोई नाराजगी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी से नहीं है। जहाँ देखें, अगर कोई भी कोई डॉक्टर्स हैं या कोई और है या कोई मीडिया है या कोई फौज है या कोई अदलिया, तो जिससे बंदे को शिकायत होती है, बंदा मुंह खोल के बात करता है। आप लोगों को लेकिन या दुनिया को शायद ऐसा लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से नाराज है और ये इतना बात कर, वो क्योंकि वहां पे एक हवा बना हुआ है।
राइट. लेकिन मेरे लिए एस्टेब्लिशमेंट या फौज इज नो डिफरेंट फ्रॉम, इट्स एक इदारा है ना जी. अगर पोस्ट ऑफिस मेरा खत नहीं पहुंचाएगा तो मैं उसको भी उसी तरह से बात करूं. लेकिन हम तो बात मेरे लिए पोस्ट ऑफिस, उन्होंने वो हवा तो क्रिएट किया हुआ है ना, यही तो इशू है कि हम पोस्ट ऑफिस पे जाके बुरा भला कह सकते हैं, सरकारी अस्पताल में जाके कह सकते हैं, लेकिन वहां जाके हम कह नहीं सकते. ये एक बहुत मुश्किल. यहाँ दो पॉइंट आ गए ना जी, कि मैं इनसे कोई खास तौर पे नाला नहीं हूँ. कोई ऐसी बात नहीं है. जिस दिन पीआईए कोई गंद करता है तो हम पीआईए पे बोलते हैं, जिस दिन फौज गंद करती है हम फौज पे बोलते हैं. लेकिन ये उसको ऐसे बना लेते हैं जैसे फौज से हमारी कोई बड़ी लंबी शिकायत है. लेकिन जाहिर है इनसे लेकिन फौज से शिकायत थोड़ी पीआईए से ज्यादा ही है, डाक खाने से ज्यादा, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसको थोड़ा कर दिया. नहीं, क्योंकि डाक खाने ने सारे 220 मिलियन पाकिस्तानी, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं की. ना पीआईए ने उस तरह बर्बाद की. पीआईए की आप फ्लाइट लेंगे वो एक दिन के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद. ये फौज ने तो पिछले 40 साल गर्क कर दिया. 40 क्या 74. सही. अच्छा, लेकिन फिर अंदर की खबरें कहाँ से आ जाती हैं आपके पास? एक इदारे के बारे में आप बात भी करती हैं, फिर आपके पास खबरें भी अंदर की बराबर आ रही होती हैं, वो किस तरह से होता है? तो वो आपके पास भी आती होंगी. आती है, लेकिन आपके पास कुछ ज्यादा ही आती है ना. ये लोगों का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था जो मैं आपसे कर रही हूँ. रियली? बिल्कुल. हर तरफ से वो ऐसे है जी कि देखें, हम पाकिस्तानी सोसाइटी जो हमारी क्लास है, देखें आप मुझे बताएं कि गिनवा लें आपकी फैमिली में कितने फौजी हैं. हर बंदे की फैमिली में बथेरे लोग फौज में, फिर आगे उनके फ्रेंड्स हैं, फिर आगे उनके रिश्ते. हर तरफ तो फौज है, तो फिर इत्तला कैसे नहीं आएगी? हर तरफ फौज है. बिल्कुल. आज आप बताइए कि मेरे जैसे लोग हो गए, दीगर लोग हो गए. मैं जिस दोस्त से बात करती हूँ उसकी फैमिली में 4-8 लोग फौजी होते हैं. तो हमारा सारा जो पाकिस्तान है, फौज इज द बिगेस्ट, सब कनेक्टेड है. तो फिर कैसे नहीं आएगी खबर? आपको क्या लगता है कि ये मसाइल मजीद बढ़ेंगे? मैं थोड़ा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट मसाइल पैदा कर रही है या ये मसाइल का हिस्सा है? हाय बेचारी एस्टेब्लिशमेंट. सारा है ना. मैं तो आपकी बात पे हंस रही हूँ. अच्छा, अब देखें, मैं गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल कोई तबसरा इसलिए नहीं करने के लिए तैयार कि इट इज नथिंग. ये फौज की कठपुतली है, उनके लायवे लोग हैं. ये मसाइल पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उन्हीं की है जो इनको लेकर आए हैं. ठीक है, वो इनका काम करें. अब मैं क्या कहूँ कि ये गवर्नमेंट इनके लिए मसाइल पैदा कर रही है या नहीं कर रही है? भाई, गवर्नमेंट जो जिन कठपुतलियों को आप लाए हैं उसके जवाब हम क्यों आपको दें? मैं आपको सना एक छोटी सी बात बताती हूँ. जी. और हर पाकिस्तानी को इस बात पे क्लियर होना चाहिए. एक तकरीब में एक मिरासी गाना गा रहा था, लेकिन बहुत बुरा गाना गा रहा था. बहुत ही बुरा गाना गा रहा था. तो एक शख्स जो था वो जूती पकड़ के खड़ा हो गया. तो मिरासी ने घबरा के गाना बंद कर दिया. ठीक है ना, कि ये मुझे जूती मारेगा. तो जो जूती वाला था उसने उसको कहा, सोनिया तू गांदा रहे, मैं तेनू लाण वाले नू लब रिया. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही, समझ गए. ठीक है. तो जो आज पाकिस्तानी अवाम है उसको ज्यादातर को तो ये पता है, जिसको नहीं पता वो भी समझ जाएंगे. दुनिया में रहते हैं. हाँ, हुकूमत की क्या बात करनी, इनके लाण वाले नू सारी दुनिया लब रही है. बिल्कुल. ठीक है. तो दे आर द पॉइंट पीपल, दे आर द आंसरेबल पीपल. हाँ, आज वो पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह इस गंद से अपने आप को डिस्टेंस कर लें. तो लगे रहे. पता तो सबको है ना जी. ये एक हाइपोथेटिकल वो भी एक तरह से आइडिया फ्लोट कर रहा है, काफी अरसे से वैसे तो कर रहा है, लेकिन आजकल बड़ा ज्यादा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो इस टेन्योर के इख्तिताम तक कोई पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, या इससे गेट रिड करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उस कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं. आपको वो एप्लीकेबल लगता है वैसे?
जी एक अजीब भोंडा मजाक है, हम्म अजीब। कितनी दफा आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस मुल्क में देखा? हम्म हम्म? एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दौरान आपका मुल्क 2 लाख हुआ, हम्म उसके बाद आपने 3 दफा प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा। ओ भाई, किस खेत की मूल्य प्रेसिडेंशियल? बात यह है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी सिस्टम हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर ली है। अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन वहां आर्मी तो आपके सर पे नहीं नाच रही ना जी। सबऑर्डिनेट है, बात बिल्कुल। यह है, इंडिया में भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल हम्म कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा पार्लिमानी सिस्टम है, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। दैट आप 4 दफा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं भाई, ये 5वीं दफा आप किस तरह की, किसको बेवकूफ बनाने की बातें करें। और मेरा नहीं ख्याल, जाती तौर पे मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि जो भी इस वक्त की हुकूमत है उसके एंड पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड यू नो दिस इज, ये एक लंबी लीगल डिबेट है। आपको लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स समझाएंगे कि हम्म अगर देखें, मसला कुछ है और हल कुछ और आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल। मतलब मसला आपका ये है कि हांडी जल गई है, और हम्म, हल आप उसका ढूंढें कि मैं वॉक पे चला जाऊं, ये तो कोई हल नहीं है ना। हाँ, जी, so सही। presidential system is not the answer to your सोल्यूशन नहीं है। problem. बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। No. तो पॉसिबिलिटी आप क्या देख रही हैं, अगर फॉर एग्जांपल खुद बाकी इदारे भी अब इस गवर्नमेंट से तो खुश नजर नहीं आते, तो आप कहीं ना कहीं उसको स्विच तो करना है पावर को। तो अगले ऑप्शंस आपके ख्याल में मरियम एज अ लीडर आपको कैसी नजर आती हैं, या बिलावल आपको कैसे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम घूम फिर के इन्हीं तीनों ऑप्शंस में घूम रहे हैं पिछले कई सालों से? नहीं नहीं, वो कोई मसला नहीं है। देखिए, बात यह है कि वो मरियम हो, बिलावल हो, या कोई अननोन शख्स हो, बात असल ये है कि इस अवाम की जान छोड़ दी जाए, जिसका वो चुनाव करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। हम्म यहाँ पे धांधलियां करनी बंद करें। हम एक बुरा लीडर भी चूज कर लेंगे, ना अहल लीडर भी चूज कर लेंगे, उसके बाद हम फिर बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हम उसको कह देंगे नहीं तुमने ठीक कहा। देखिए, हम यहाँ कोई वो तो नहीं बैठे हुए, जिसे कहते हैं, क्या वली कहते हैं, अल्लाह। अकले कुल। अकले कुल, हाँ, कोई बिल्कुल। अकले कुल तो हम नहीं है ना जी। तो आप खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दें, हमारी आवाम का पीछा छोड़ दें, हमें अपना चुनाव करने दें। हम गलत करें सही करें, और भाई आपका मसला नहीं है, आप अपनी नौकरी करें, ठीक है? हम्म तो मरियम हो, बिलावल हो, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। और हम्म हाँ, बहुत बड़ी तनकीद आती है कि ये मौरूसी सियासत और ये और वो, तो ठीक है, हम्म बात तो चुनाव की है। हम्म, लेकिन देखें, मौरूसी सियासत को भी अवाम ही खत्म कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। कर उसकी सकते हैं। वजह, हम्म, उसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट जब उनको विक्टिमाइज करती है तो अवाम के दिल में पैदा होता है सिंपैथी। सिंपैथी। तो अवाम, तो भुट्टो की बेटी को अवाम फिर देती है वोट, हम्म फिर बेनजीर के बेटे को देगी। इसी तरह आपने नवाज शरीफ का जो हशर किया तो फिर उसकी बेटी को देगी, ऐसा ही है ना जी। बिल्कुल। लेकिन अगर अगर आप इनके साथ ज्यादतियां करना बंद कर दें, ये एस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह करे किसी दिन समझ आ जाए, तो उस दिन हम इन लोगों को फिर अकाउंटेबल खड़ा करेंगे। मैं सना आपको सच बता रही हूँ कि 4 साल गुजरे ना, चौथे साल में तो नवाज शरीफ को वो कर दिया था ना अहल, और 5वां साल खाकान साहब है। उन, आपको पता ही है कि मैं कॉलमिस्ट हूँ, तो हम्म मैंने उन 4 सालों में जिस दिन कलम उठाया नवाज शरीफ पे तनकीद करने के लिए, मुझे टॉपिक बदलना पड़ता था। क्यों? हम्म क्योंकि एक और बहीमाना हमला आ चुका था उनके ऊपर बाय द एस्टैब्लिशमेंट, राइट? हम्म, तो जहां मैंने अपने एक इलेक्टेड लीडर के ऊपर तनकीद करनी थी, हाँ, उसको आपको पकड़ सिंपैथी के हो गई उल्टा। अकाउंटेबल, हम्म उल्टा, बजाय इसके कि मैं आज उनको बुरा भला कहूं कि आपने लोकल बॉडीज क्यों नहीं फाल की, हम्म आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने वो गलत किया, आपने फलां से गलत। हाय अल्लाह, जिस दिन मैं कलम उठाऊं अगले दिन कोई और हमला, हम्म वो छोड़ के फिर उनके दिफा में लग जाना। क्योंकि हम्म देखें, आपने तो एक ग्राउंड लेवल पे बात करनी है कि मियां साहब आपने ये करना है, डिलीवर ये करना है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। आई एंडेड अप नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम,
Why? Because the establishment kept attacking him ultra constitutionally. तो ये establishment को बात समझ नहीं आती, या आती है या नहीं आती, but the thing is कि ये बात नहीं है कि 3 हैं, क्यों हैं, ये है, भाई ये कौन है सवाल करने वाला? आप कल आप खड़ी हो जाए, मैं खड़ी हो जाऊं, कोई और खड़ा हो जाए, ये कौन है पूछने वाला कि जी सिर्फ 3 की चॉइस है? भाई चॉइस जैसी भी है नहीं है, किसी ने कंट्रोल अगर करना छोड़ दिया, अवाम पे छोड़ दें भाई, मुल्क अवाम का है, अवाम के ऊपर छोड़ दें, कहने का मतलब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लास्टली आपको इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई होप नजर आती है अगले आने वाले 4 साल 5 साल, अगर हम कंपेयर करें नेबरिंग कंट्रीज से, तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस पॉइंट पे अपने रिलेशंस को लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान में कोई आपको होप महसूस होती है? कुछ होप है, और वो होप सिर्फ यहाँ से आती है कि हालत इतनी खराब कर दी एस्टेब्लिशमेंट ने कि शायद उनके ऑप्शंस खत्म हो गए, शायद उनको अब स्पेस सीड करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, जैसे हर दफा आर्मी सीड करती है, क्यानी साहब ने भी की थी ना मुशर्रफ के बाद। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस स्पेस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, और ऐसा इस्तेमाल क्या वो कर पाएंगे कि वो आइंदा आने वक्तों के लिए ऐसा बंद बांधें, ऐसे इकदाम करें कि फिर 2-2.5-3 साल के बाद फिर ना एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर नाज़िल हो जाए। तो लेकिन वो फिर एक पूरा अलग प्रोग्राम बनता है कि इनको क्या क्या बंद बांधने होंगे, क्या इकदाम लेने होंगे, क्या वो ये देखिए ना, अभी तो मन्नो सलवा की तरह ऑपोजिशन की गोद में एक चेंज गिरेगा, क्योंकि जो मॉन्यूमेंटल साहब हैं उन्होंने ऐसी बड़ी लड़ाई ले ली है एस्टैब्लिशमेंट या फौज के साथ कि ये चेंज तो वी कैन सी, बट वेदर दैट चेंज कैन बी सस्टेन्ड फॉर द बेटर विल डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड आई डोंट नो कि वो उसमें कितनी मैच्योरिटी दिखा पाएंगे, कितने बहुत फंडामेंटली जरूरी इकदाम हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि या हमने उसी पुराने 74 साल की तरह उसी तरह चलना है कि हर 2-2.5-3 साल के बाद फौज आएगी, रहेगी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया गुल, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका एक स्टाइल है वो स्टाइल समझने में भी मुझे आज के इस शो में बड़ा मौका मिला, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि इंशाल्लाह जो कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात नहीं कर सके क्योंकि वक्त किस तरह गुजर गया मुझे लिटरली पता नहीं चला, तो हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा टाइम लेंगे और उन इश्यूज के ऊपर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और तमाम नाज़रीन से भी इजाजत चाहेंगे, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपके सजेशंस हैं तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।